नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। मंगल लंबी डंडी वाला हथौड़ा लटकाए रेल लाइन के किनारे किनारे चला गया। भोला और मनोहर स्टेशन पर आ गए। उन दोनों के सिवाय तीसरा आदमी स्टेशन पर न था। मनोहर ने घड़ी की तरफ देखा। यहाँ का समय तो काट ही नहीं कटता। पहाड़ सा दिल मालूम पड़ता है। ट्रेन निकलती है, रुकती नहीं है, तड़तड़ाती हुई चली जाती है। इस तेजी के साथ कि उनमें बैठे लोगों के चेहरे तक दिल लाई नहीं पड़ते हैं। एक के बाद डिब्बे खिचकते गड़र कड़र करते निकल जाते हैं। यदा कदा गार्ड अपने दरवाजे पर खड़ा दिख जाता है, जो इस प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को सलाम का जवाब तक नहीं देता है। ड्राइवर कुर्ती के पास पकड़ लेता है और अपना फेंक जाता है। ये सब कुछ पल झपकते ही हो जाता है और फिर सन्नाटा फैल जाता है। टिकटों वाली अलमारी पर धूल पड़ी रहती है। प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने के सवाल ही नहीं होता। साल 2 साल में शायद यहाँ टिकटें आती होगी, अन्यथा इतना स्टाफ पर्याप्त हो रहता था। बुकिंग के नाम पर छोटी सी खिड़की जो आदमियों का चेहरा देखने के लिए तरसती रहती थी। प्लेटफॉर्म पर रखी दोनों बेंचों पर धूल गद भरी रहती थी। उन पर कोई बैठने वाला ही नहीं होता है। कंकरीले पथरीले प्लेटफॉर्म पर कूड़ा तक नजर नहीं आता। जिस स्टेशन पर चाय पीने तक के लिए गाड़ी न रुकती हो, न चाय ही मिलती हो, वहाँ भला क्या कूड़ा हो सकता है। ट्रेन रुकती है, महज कुछ मिनट और रेंगने लगती है। सुबह शायद 2 मिनट और रात को 3 मिनट का स्टॉप है। कोई काम काज ही नहीं है। टिकट की बिक्री भी प्राय नहीं के बराबर। मुश्किल से 4-5 रुपयों के टिकट बिकते हैं और वह पैसा अलमारी में डाल दिया जाता है। हिसाब किताब का भी कोई खास काम न था। भोला के लिए जरूर काम रहता। शाम होने से पहले सिग्नल की बत्तियां साफ करना, उनमें तेल लगाना, प्लेटफॉर्म की लालटेन को ठीक करना था। हाथ वाली लालटेनें ठीक करता। इस काम में मंगल भी उसकी सहायता कर दिया करता था। शाम होते ही सब कुछ फिटफाट हो जाता था। लालटेन रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर सन्नाटे में जलती रहती और दूर से ऐसा लगता था कि जैसे चुड़ैल की आंखें हैं। शाम हो गई, लालटेन जल गई। एक ट्रेन पास कर गई। भोला मनोहर के पास आया, बोला, अब कोई गाड़ी नहीं है, रात की पैसेंजर है बस। वो 2 बजे वाली, बस वही गाड़ी, इसके बाद रुककर क्या होगा। मनोहर सहमत हो गया। मंगल ने कमरा बंद कर दिया और तीनों वापस लौट आए। रात का अंधेरा सब तरफ फैला था और झिंगुरों का शोर मचाए सुन पड़ा था। रात 2 बजे में आपको उठा लूंगा, कहा भोला ने। जरूर से, ठीक है। भोला अंदर आया, आवाज दी, बिटिया खाना लगाओ। तीनों भीतर आ गए। हाथ पे धोकर बैठ गए। गणेशी ने थालियां लगा दी। मनोहर ने देखा कि उसका सिर एकदम झुका है और पल्ला पड़ा है। पल्ले का कुछ भाग आगे निकला था ताकि लालटेन के प्रकाश में भी उसका चेहरा देखा ना जा सके। मनोहर बोला, रोज रोज इस तरह कब तक खिलाओगे? खाना तो आपको यही बनेगा। वो तो मान लिया, बनाकर डिब्बे में दे दिया करो। इस तरह कब तक मेहमान की तरह खिलाते रहोगे? आप तो बामन है। मंगल बोला, ब्राह्मण का जूठन घर में गिरना अच्छा रहता है। मनोहर हंसने लगा, फिर बोला, आज का धर्म रह क्या गया है? मंगल मुस्कुराने लगा। वैसे मंगल का इस तरह कहना मनोहर को अच्छा लगा था। वैसे मंगल के बारे में उसकी धारणा थी कि वह तेज और चालाक किस्म का आदमी है। भोला ने बात पलट दो, खाना कैसा बना है? अच्छा है, बस 1-2 बरस और बिटिया के हाथ का खाना खा लूं, कहा भोला ने। इसके बाद चली जाएगी। मनोहर ने देखा कि चूल्हे के पास बैठी गणेशी सिर पिटा गई है। वह और सिकुड़ सिमट गई है। शायद विवाह के बाद से उसका रोमांच जैसा हो गया है। इसके बाद कैसे करोगे? बुढ़ा बुढ़ी मिलकर रूखा सूखा बना लिया करेंगे बाबू। लड़की तो पराया धन होती है, उसको जाना तो पड़ता ही है। भोला ने बड़ी गहराई के साथ इस बात को कहा था कि मनोहर का मन पीक गया।
गणेशी रोटी लेकर आई। मनोहर बाबू को देना बिटिया, बस। लेकिन गणेशी ने रोटी थाली में रखी दी। अचकचा कर मनोहर ने गणेशी की ओर देखा तो इस बार पल्ला न था। वह कुछ सरक गया था और पाया कि उसके होठों पर मुस्कुराहट है, हल्की सी मुस्कान की बारीक रेखा। मनोहर के सारे शरीर में फुरहरी सी दौड़ गई। खाया करो बाबू, यहाँ से तगड़े होकर जाना है, लोग प्रतिपल को बदनाम न कर सके। मनोहर चुपचाप खाने लगा। घर से दूर रहने के कारण सचमुच उसकी भूख मारी गई थी, लेकिन अब खाना कुछ इतना मिठास भरा था कि खुराक बढ़ गई थी। कभी कोई खास चीज खाने को मन हो तो बतला दिया करो मनोहर बाबू, संकोच न करना, यहाँ बाजार में सब मिल जाता है। खाने पीने में कोताही भी मत करना। अच्छा, मनोहर बोला, वैसे ये ही खाना हमारे घर का भी है। अच्छी बात बताई, वैसे त्योहार पर पूरी साग भी बन जाती है। मनोहर हंसकर बोला, बस घर जैसा खाना मिलता रहे यही बहुत है। खाना खाकर तीनों उठ गए, एक ही चारपाई पर बैठ गए। लालटेन धीमी करके दरवाजे पर लटका दी गई। गणेशी चिल्लम रख गई। वह मनोहर के एकदम सामने थी, पर अंधेरा था। केवल दमकते हुए एक गोलाकार के अलावा कुछ न दिखलाई पड़ रहा था। वैसे जब मंगल ने जोर का एक कस लिया तो चिलम में रखी तंबाकू यकायक ली छोड़ उठी। उस लो की एक झलक में उसने गणेशी का चेहरा जरा सा देखा, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन इसमें उसे शक था कि वह मुस्कुरा रही थी या नहीं। कुछ देर गपशप होती रही। इसके पहले रहे चार आई स्टेशन मास्टर के बारे में बात होती रही। सब बूढ़े स्टेशन बाबू ही आए। बोला मंगल, पता नहीं आप पर कैसा फेर पड़ गया, और वह हंसने लगा था। उसके इस कथा पर मनोहर सक पका कर रह गया था। मनोहर फिर उठ गया, बोला, 2 बजे उठा देना जरूर। मनोहर अपने क्वार्टर में आ गया। मंगल लालटेन लेकर उसके साथ आया था। लालटेन दरवाजे पर टंगा दी। मनोहर बिस्तर पर लेट गया, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वह गणेशी के ही बारे में सोच रहा था। रात के घने अंधेरे में उसका चेहरा कितना दीप्त दिखता है, काले धन बादलों के पीछे छिपे चांद सा। उसका बनाया खाना कितना मीठा होता है, और वह जबरदस्ती डाल देती है। इस वीराने में निरार अकेली रहने वाली लड़की के मन में कुछ तो हलचल होगी। उसका छिपछिपा देखना भी तो कुछ अर्थ रखता है। लेकिन मनोहर ने इन सब बातों को झटक दिया। सोने का उपक्रम करने लगा। रात 2 बजे बोला उसको उठा देगा। इतनी रात को उठना पूरी तरह उखड़ता है, लेकिन नौकरी में तो सब करना पड़ता है। चुंगरियों का शोर छोड़कर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। गणेशी ने भी शायद इस समय सो गई होगी। मनोहर ने अपने मन से उसका ख्याल न हटा सका, और गणेशी के ही बारे में सोचते सोचते उसकी झपकी लग गई। किसी ने उसको हिलाया तो वह चौंक गया। उठो बाबू, भोला का स्वर था। मनोहर का मन खटा पड़ा गया था। हाथ का स्पर्श होते ही उसको ऐसा लगा था कि जैसे गणेशी ही उसको उठा रहे, लेकिन भोला के स्वर ने उसका मन तोड़ दिया। अच्छा, वह उठ गया। उसने अपने आसपास देखा। भोला लालटेन हाथ में लिए खड़ा था। लाल हरी झंडियां उसने बगल में दबा रखी थी। मनोहर बाहर खड़ा हो गया था। भोला के साथ वह चल पड़ा। मंगल ने सिग्नल डाउन कर दिया होगा, भोला ने बतलाया। वह पहले चला गया। स्टेशन पर बिल्कुल अंधेर था। उन दोनों को छोड़कर कहीं कोई आदमी न आ जा रहा था। मनोहर को मनी मन उस पर बड़ी कुटन हुई। उसकी समझ में नहीं आया कि इस तरह इस समय यहाँ ट्रेन रोकने का मतलब क्या है। शायद जानबूझकर रात का भी ये स्टॉप बना गया, ताकि जिन लोगों को दंड स्वरूप यहाँ भेजा जाए उन्हें कुछ तो सजा मिलती रहे। इस बात के अलावा ऐसा कुछ और कारण नजर तो आता ही नहीं है। इंजन की रोशनी दिखाई दी। उसकी तेज रोशनी में भयावन जगमगाकर और डरावना दिखने लगा। रेंगती ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। बिल्कुल सन्नाटा, हर डिब्बे में अंधकार, यात्री कहीं कोई दिख नहीं रहा। सब कुछ डरावना सा सपना लग रहा था। ट्रेन चल दी। उसका यहाँ रुकता तो एक बहाना जैसा इस स्टेशन के कर्मचारियों को परेशान करना जैसा था। ट्रेन चली गई। उसके गड़गड़ाहट खत्म होने के बाद पर घटका सा सन्नाटा और बढ़ गया। मंगल सिंगल अप करके आ गया।
कमरा बंद किया उसने और फिर तीनों लौट आए। दूर दूर तो कहीं कोई प्रकाश भी न था, केवल आसमान के सितारों की धुंधली रोशनी फैली थी, जिसमें पेड़ों के खंडे झुंडे दैत्यों से लग रहे थे। आराम करिए, भोला ने कहा। मनोहर फिर अपने बिस्तर पर आ गया। क्या इस समय गणेशी जाग रही होगी, उसकी नींद खुली होगी, क्या पता। इस तरह के रोज रोज के जीवन का आदमी जब अभ्यस्त पड़ जाता है तो फिर इससे उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। गणेशी इस तरह का तमाशा देखती आ रही है, भला अब इसमें उसके लिए क्या रुचि हो सकती है। रात अंधकार में जब किसी का चेहरा ही नहीं दिख पड़ता है तो फिर वह उठकर करेगी क्या। मनोहर बहुत देर तक जागता रहा, निहारता रहा, फिर उसको नींद आ गई। आकाश में तारों को निहारता रहा, फिर उसको नींद आ गई। थकावट और कुढ़न की नींद। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो दिन का उजाला फैला हुआ था। धूप दीवार से नीचे उतरती आ रही थी। मंगल बाल्टी में पानी से लाया था। उसने डोरी लटकाते हुए कहा, हाथ मुंह धो लो बाबू, और मनोहर उठ गया। हाथ मुंह धोकर बैठा ही यहाँ था का भोला गिलास में चाय लेकर आ गया। बोला, रात नींद तो मजे की आई बाबू। हाँ, मनोहर ने कहा, लेकिन इतने दिन चढ़े उठने से उसका मन खिन्न था। इतने दिन चढ़े तक सोना अच्छा नहीं है। बड़े सवेरे उठकर उसको घूमना चाहिए खुली हवा में, और शायद है कि बड़े सवेरे कुएं पर पानी भरती गणेशी दिख जाए। गांव की लड़कियां तो मुंह अंधेरी उठती है और घर का सारा काम धाम निपटा डालती है। दिन चढ़ तक सोए रहना वो अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। साइकिल बाहर ही खड़ी की मनोहर ने एक बार देखा, फिर बोला, जमींदार तो हवेली में ही होगे ही, हमेशा रहते हैं, शायद ही कहीं जाते हो। भोला ने कहा, और मुंह चिरा बाहर ही बैठा होगा। वह तो आपका पहचान ही लेगा, फिर आपके हाथ में साइकिल देखकर सब समझ ही जाएगा। मनोहर ने सिर हिला दिया, पैडल पर पैर रखा और साइकिल पर बैठ गया। देखते देखते वह कच्ची सड़क पर आ गया। भोला और मंगल खड़े देखते रह गए। मनोहर ने एक बार मुड़कर देखा। उसको इसका विश्वास हो गया कि इस समय गणेशी भी दरवाजे की ओर से उसे तो अवश्य ही देख रही होगी। जिस समय उसने साइकिल निकाली थी उसी समय उसको कुछ कुछ आभास हो गया था कि गणेशी उसको देख रही है। कच्ची सड़क सीधी चली गई है, कहीं मुड़ने की बात न थी और न ही कोई दूसरा रास्ता निकला था कि भूल जाने का डर ही न था। मनोहर बराबर साइकिल चलाता गया। बैलगाड़ियों और जानवरों के कारण सड़क भी उबड़ खाबड़ थी। ऐतः वह साइकिल पर धक्के खा रहा था। हैंडल कसकर संभालना पड़ रहा था। पेड़ों के झुरमन, सूखे खेतों का सिलसिला खत्म हो गया। झुपड़ियां दिखने लगी। कच्ची सड़क पर धूल में नंग धड़क बच्चे खेल रहे थे। उसने घंटी बजाई तो लड़के साइकिल सवार को देखकर तालियां बजाने लगे। लड़कों को बचाता हुआ वो आगे निकल गया। जमींदार की हवेली दिख पड़ी। वह सामने उतर गया। मुंह चीरा फाटक के ही पास बैठा था। उसे देखते ही वह स्प्रिंग सा उछला और लगभग चिल्ला उठा, स्टेशन बाबू आ गए। उसने आगे बढ़कर मनोहर की साइकिल पकड़ ली। बोला, भीतर चलिए स्टेशन बाबू। मनोहर ने साइकिल छोड़ दी। मुंह चिरा ने उसे फाटक के भीतर एक तरफ रख दिया। मनोहर तब तक जमींदार की बैठक की तरफ चला गया था। जमींदार अपनी चौकी पर लेटे थे और उसके पास गोरे रंग का हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। उसके कपड़े बिल्कुल शहरातियों जैसे थे। मनोहर उसे देखकर कुछ हिचक सा गया कि ये कौन अप टू डेट नौजवान इस गांव में आ गया। चेहरा तो अच्छा था, लेकिन उसकी बदमाशी रंग रंग में टपक रही थी। वह जाने क्या बड़बड़ा रहा था कि मनोहर को देखते ही चुप हो गया। किसी का आभास कर जमींदार ने सिर ऊपर किया। मनोहर ने प्रणाम किया। जमींदार बोले, स्टेशन बाबू बैठो, ये मेरा बड़ा लड़का कुंवर है। मनोहर के सामने खड़े युवक को गौर से देखा।
वह बड़ी है दृष्टि से मनोहर को देख रहा था। कुंवर, ये बिट्टू को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, जमींदार ने अपने पुत्र से कहा। आप ही है नए स्टेशन मास्टर आए हैं? कुंवर ने बिल्कुल रूखा सा सवाल किया। हाँ, मनोहर बोला। ठीक है, कुंवर बोला। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। ठीक है, गांव में कायदे से रहिए। और अपनी बात कहकर वह सीधे बाहर निकल गया। मनोहर आश्चर्य से देखता रह गया। कुंवर पढ़ा लिखा तो मालूम पड़ा, लेकिन लगा कि वह अपने आगे तो किसी को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने जैसा ही शायद एक नौजवान देखकर उसको कुछ ईर्ष्या सी हो गई। इसीलिए तो कह गया गांव में कायदे से रहे। लड़का तेज दिमाग है, जमींदार ने बोला। बड़े बाप का लाड़ प्यार से पला बेटा है, इसकी बात का बुरा न मानेगा। स्टेशन बाबू, दरअसल वह गधा है, उसे तो बात करने का सहूर नहीं है। मनोहर कुछ न बोला, मुंह चिरा सामने खड़ा था। जमींदार बोले, भतीजा, बिट्टू को खबर कर, स्टेशन बाबू पढ़ाने आ गए, बिट्टू को भेज दिया जाए। मुंह चिरा फौरन अंदर चला गया। मनोहर को इतना विश्वास तो हो गया कि पढ़ाने के लिए कोई अलग कमरा ही मिलेगा। ये तो जमींदार का बैठक खाना है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। भीतर ही कोई कमरा होगा और वहीं जाकर पढ़ाना होगा। थोड़ी देर में मुंहचिरा आ गया। बोला, मालकन का हुक्म है, स्टेशन बाबू को भेज दिया जाए, साथ ले जो। जमींदार ने फिर मनोहर से कहा, आप बराबर पढ़ा जाया करिए, कोई दिक्कत हो तो बतलाएगा। मुंहचिरा आपका सब इंतजाम कर दिया करेगा। जी। मनोहर मुंहचिरा के पीछे पीछे चल पड़ा। मकान काफी बड़ा था। गलियारों के बाद भीतर चौक था। चौक के उस तरफ एक कमरा था। मुंहचिरा ने उसी कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मनोहर भीतर गया तो सामने बड़ा सा पलंग पड़ा था। उस पर एक बहुत मोटी औरत बैठी थी। माथे पर उसने एक बड़ा सा टीका लगा रखा था। 2-3 दांत बाहर निकले थे, जिस पर मिसी लगी थी। मनोहर समझ गया जमींदार की पत्नी है। नमस्कार किया। बड़े भाग, स्टेशन बाबू, बैठो, हमारी बिटिया की शायद तकदीर खुल जाए। मनोहर ने कमरे में आने पर देखा कि पलंग से कुछ हटकर ही एक मेज रखी है। मेज के दोनों ओर कुर्सियां है और एक कुर्सी पर बिल्कुल गोरे रंग की 17-18 वर्ष की युवती बैठी है। बढ़िया कपड़ों में लिपटी और खूब गाढ़ा श्रृंगार किया। पाउडर तो उसने इतना लगा रखा कि बाहों पर परत से चमक गई थी। नाखूनों पर लगाई जाने वाली पालिश को शायद उसने लिपस्टिक की जगह लगा लिया था। बिल्कुल मूर्ति सी बैठी थी। ए है बिट्टू रामा, वह बोली, फिर हाथ से इशारा किए, बैठिए ना। सामने रखी कुर्सी पर मनोहर बैठ गया। बड़ी सी मेज के उस ओर रामा बैठी थी। मनोहर ने पढ़ते ही महसूस किया इनकी तेज गंध और ढेर सारे मले गए स्त्रों की महक। शायद उसने हाथ पैरों में भी स्प्रे लगाया था। मनोहर ने एक नजर उसे देखा, बिल्कुल जापानी गुड़िया सी। सामने कुछ किताबें, पेंसिल, पेन और कॉपियों के साथ साथ स्लेट भी रखी थी। मनोहर के होठ सूख गए। कठिनाई से वह बोला, आपने कहाँ तक पढ़ा है? 4th पास की है। वह बोली, बिल्कुल घिसे रिकॉर्ड की तरह। रामायण वाच लेती हूँ और चिट्ठी लिख लेती हूँ। माँ ने उसकी सिफारिश की। मनोहर ने जिम्मेदारी की पत्नी की बात अनसुना कर दी। अंग्रेजी का कुछ आता है? रामा ने नकार में सिर हिला दिया। मनोहर बोला, तो जिस तरह से हिंदी में अ, आ, ई, क, ख, ग होता है, वैसे ही अंग्रेजी में होता है ABCD। लाए लिख दूं, आप देख देख कर बनाइए और याद करिए। मनोहर ने स्लेट पर ABCDEFG लिख दिया और उनके नीचे हिंदी में उच्चारण लिख दिया। स्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। रामा ने स्लेट उठा ली, देखने लगी। उसने आंखों में इतना ढेर सारा काजल लगा रखा था कि एकदम बिल्ली जैसी आंखें दिख रही थी। उंगली में अंगूठी और कलाइयों में सोने की चूड़ियां पहन रखी थी। सारी पोशाक और सज धज देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह पढ़ने बैठी है, वरना ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी खुशी वाले निमंत्रण में कहीं जाना है।
स्लेट पर मनोहर ने जो कुछ बना दिया था उसे देख देख कर वह बनाने लगी। मनोहर चुपचाप उसकी ओर देखता रह गया। पलंग पर जमींदार की पत्नी पैर फैलाए बैठी सब देख रही थी। कुछ देर बाद रामा ने स्लेट मेज पर रख दी। मनोहर ने उठा लिया, देखा कुछ अक्षर टेढ़े बने थे। उन्हें फिर से बनाकर दिखलाया, बोला इस तरह बनाए, समझी? उन्हें फिर से और दोहराई जाए, समझी? उसने स्लेट ले ली, फिर बनाने लग गई। थोड़ी देर में बनाकर उसने दिखलाया। मनोहर बोला, ठीक है, अब खुद याद कर लीजिए, उसके बाद में सब मिटा दूंगा और आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। रामा ने फिर दोहराना, बनाना याद करने लगी, लेकिन मनोहर इतने से ही समझ गया कि लड़की बड़ी सुस्त है, पढ़ाई में कमजोरी है और सचमुच सब मिटा देने के बाद जब उसने बनाने को कहा तो वह एक भी अक्षर न बना सकी। फिर याद करिए, मनोहर ने सब लिखकर दे दिया। रामा फिर स्लेट लेकर बैठ गई। मनोहर ने देखा उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। एकाग्र होकर तो वह 2 मिनट के लिए भी न बैठ पाती थी। कभी कान खुजलाती, कभी माथा और कभी माँ की ओर देखती, कभी उसको देखने लगती थी। मनोहर इस पर कुछ न बोल रहा था। इस बात को जानता था कि बड़े घर की लड़की को बंधन में नहीं डाला जा सकता है। एकाग्र वह नहीं हो सकती। मनोहर पढ़ता रहा। काफी देर तक पढ़ाने के बाद रामा केवल 2 ही अक्षर याद कर सकी, ए और बी। बिना देखे उसे यही 2 अक्षर बनाना और पढ़ना याद आया। जब तक वो पढ़ा रहा था तब तक उसकी माँ कमरे में बराबर बनी रही। कभी पलंग पर पैर फैलाती, कभी लेट जाती और कभी समाया लेने लगती। मनोहर उठ गया, बोला, कल इतना सब याद कर लेना। रामा कुछ न बोली। स्लेट पर वह न जाने क्या गोद रही थी। मनोहर ने जिम्मेदार की स्त्री को देखा, बोला, आज हो गया जी। उसने मनोहर को गौर से देखा, पूछा, बिट्टू अंग्रेजी सीख जाएगी ना? मेहनत से क्या नहीं हो सकता। पढ़ने में तो होशियार है, उसकी माँ ने उसकी तारीफ की। 4थी क्लास में पहले नंबर पर आई थी। मनोहर मुस्कुरा दिया। गांव का मास्टर जमींदार के लड़के लड़कियों को फेल करने का साहस कैसे कर सकता है? वह गधे भी हो तो उनको अव्वल नंबर पर लाकर खड़ा कर देगा। सीख लेगी, मनोहर बोला। 2-3 महीने में इसको एकदम अंग्रेजी में चंट कर दो स्टेशन बाबू। वह बोली, तुम्हारा बड़ा गुण होगा। मनोहर को मन ही मन हंसी आ गई। 2-3 महीनों में तो शायद ही लड़की अंग्रेजी को पूरे अक्षर बनाना और लिखना सीख सके। पढ़ाई में जिसका मन न लगता हो वह क्या पढ़ सकता है, लेकिन मनोहर को तो अपना फर्ज निभाना था। उसने सिर हिला दिया और बाहर आ गया। मोहजीना उसे देखते ही खड़ा हो गया और साइकिल बाहर निकाल दी। पढ़ा दिया? जिम्मेदार ने उठंग होकर पूछा। जी, कैसा लगा पढ़ाना? बिट्टू पढ़ लेगी ना? पढ़ लेगी, हो जाएगा, मनोहर ने कहा। बस पढ़ाते जाओ, आपका जस रहेगा स्टेशन बाबू। मनोहर ने साइकिल पकड़ी और बैठ गया। इसको मन ही मन हंसी आ रही थी। गांव पीछे छूट गया तो सन्नाटे में सचमुच वह इस तरह हंसने लगा कि अगर कोई उसको देख लेता तो पागल समझने में देर न करता। उसको बड़ी हंसी आ रही थी। फिर तरह से अपना अच्छा भला चेहरा रामा ने बिगाड़ रखा था। फैशन जब नकल बन जाता है तो उसकी हालत ऐसी ही हास्यास्पद हो जाती है। वह साइकिल तेज तेज चलाता हुआ स्टेशन की ओर भागा जा रहा था। हंसी के मारे उसके पेट में बल पड़ते जा रहे थे। एक एक अक्षर को बताने समय रामा को मुंह कितने प्रकार का बनाता था और पलंग पर पड़ी उसकी माँ किस तरह से जोर जोर से जमाया ले रही थी। भला ऐसे समय पढ़ाया जा सकता है किसी को? इस तरह से सच धस कर कोई पढ़ने बैठता है जैसे कि बारात में जाना हो। स्टेशन आ गए। मंगल ने सबसे पहले मनोहर को देखा। स्टेशन बाबू आ गए क्या? भोला ने कहा।
वह कमरे में बाहर आ गए। मंगल ने आगे बढ़कर साइकिल ले ली। भोला इस तरह खड़ा हो गया जैसे मनोहर कोई बहुत बड़ा काम करके आ रहा है और वह उसके स्वागत के लिए लालायित है। भोला की आंखों में प्रश्न था, लेकिन बिना कुछ पूछे ही मनोहर खिलखिलाकर हंसने लगा। भोला और मंगल चौंक गए। बिना किसी बात के यकायक मनोहर का इस तरह हंसने लगना दोनों का बड़ा आश्चर्यजनक लगा। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर भोला ने ही पूछ, पढ़ाए? हाँ, मनोहर हंसता जा रहा था। बात क्या हो गई? बड़े खुश है आप? न पूछो, क्या तमाशा रहा। और वह अपनी हंसी न रोक पा रहा था। कुछ हो गया क्या? न पढ़ाया, बस। मनोहर ने अपनी हंसी रोक ली। एकाएक उसको ख्याल आ रहा था कि इस तरह की बातें इस लोगों से कहना या बतलाना ठीक नहीं है। दीवारों का भी कान होते हैं और जमींदारों के पास तक इस सब की भनक लग गई तो बैठे बैठे की मुसीबत आ सकती है। एकाएक उसने अपने मन को रोक लिया। कुछ बात दूसरी भी है। हाँ, मनोहर ने बहाना कर दिया। मुंह चिरा की बात का ख्याल करके हंसी आ गई। वह अंग्रेजी गाना सुना रहा था। मैंने मांगा वाटर, वाटर को पानी कहते हैं। वह ले आई पाथर, बड़ा मजा लगता है। साला बदमाश है, बोला मंगल। उसका मुख कितना ज्यादा फटा है, इसीलिए तो उसका नाम मुंह चिरा रखा है। और तो सब ठीक रहा ने? पूछा भोला। हाँ, मनो ने बोला। वह अपने आप पर इस बात से खुश हो रहा था कि इस समय उसने बड़ी समझदारी का काम किया है। अगर वह जिम्मेदारी के घर की सारी हालत बतला देता तो इसका न जाने क्या असर पड़ता। अब तो रोज पढ़ाना जाऊंगा। वह तो है, मनोहर सरलता से कहा। सरकार कुछ न कुछ तो आपको देगी ही, बतलाया भोला ने। और फिर वैसे भी एक एहसान तो हो ही जाता है। बड़े लोगों पर एहसान करना अच्छी बात है। उसकी इस बात पर मनोहर कुछ न बोला। वैसे वह भोला की बात का आशय समझ गया कि अगर जमींदार उसका कुछ भी न दे तो अफसोस न होना चाहिए। बड़े आदमी हैं और बड़े आदमियों पर किए गए एहसान कभी बहुत काम आते हैं। और कौन मिला था? पूछा मंगल ने। जमींदार का कोई लड़का है, वह दिखा था। कुंवर? हाँ, मनोहर ने स्वीकार किया और उसको कुंवर का ख्याल आ गया। वह भी अपने आप में एक नमूना था। अपने को न जाने क्या समझता था। उनका बड़ा लड़का है, भोला ने बतलाया। बहुत बिगड़ गया है, उससे सारा गांव तंग है। सरकार की वजह से कोई नहीं बोलता। आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं, मनोहर ने बात छिपा ली। आपसे कुछ बोले तो बुरा मत मानेगा, भटक उसके दूर रहना ही अच्छा है, भोला ने फुसफुसाकर कहा। वह बहुत बिगड़ गया है। मंगल ने बुरा सा मुंह बनाया। गांव की बहू बेटिया को छेड़े है। मेरा मन तो करता है कि उसका सिर ही फोड़ दूं, बस बोलता नहीं हूँ। रहने दो मंगल, भोला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भगवान सबको देखता है। हम क्या किसी को भला बुरा कहे? अपने को क्या करना, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मंगल चुप रह गया। भोला को मंगल को इस तरह बात करना बड़ा नागवा लगा था, पर उससे आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके चेहरे से तो ये जाहिर हो ही गया था। मनोहर को ये समझने देर न लगी कि भोला के मन में पुरानी परंपराओं के लिए बड़ी जगह है। वह संत और ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़ा संकट आने पर भी विचलित नहीं होते हैं। सब कुछ वह ईश्वर के सहारे छोड़ सकते हैं। अपना कोई अस्तित्व नहीं मनाते और जो कुछ है उसे ईश्वर का दिया मानते हैं। ट्रेन का टाइम हो रहा था। मंगल बोला और वह प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। भोला के साथ मनोहर भी हो गया। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था, लेकिन दिन का प्रकाश होने के कारण बुरा न लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर आकर भोला ने कहा, इसके बाद बाजार चलेंगे मनोहर बाबू? आज बाजार का दिन है क्या? हाँ, महेशपुर में शाम को बड़ा भारी बाजार लगता है। चलिए घूम लेंगे और आपको कुछ लेना भी होगा। इसके बाद तो कोई गाड़ी नहीं है, रात की पैसेंजर है। अच्छा, मनोहर ने स्वीकार किया।
सब पैदल ही चले गए। वैसे मन हो तो साइकिल भी ले लो, भोला ने राय दी। न, मनोहर ने इनकार कर दिया। जमींदार की दी हुई साइकिल का प्रदर्शन करते फिरना उसको स्वयं नागवार लग रहा था। अगर रोज पढ़ाना जाने की बात न होती या घर पास होता तो वह साइकिल स्वीकार भी न करता। दूरी के कारण विवशता थी। ट्रेन आती दिखी। मंगल ने सब व्यवस्था कर दी थी। देखते देखते ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। ट्रेन इतनी जोर से निकलती थी कि सारा प्लेटफॉर्म कांपने लगा था। सिग्नल उठाकर झंडिया लपेटता मंगल आया। बोला, हाथ चलता है ना? हाँ, भोला ने कहा। घर से झोला लेते आओ, यहीं से निकल चलते और मनोहर बाबू की साइकिल भी रखते जाओ। जाते आते अंधेरा तो हो ही जाएगा। साइकिल तो मेरे से ले जाती नहीं बनेगी, मंगल ने कहा। मनोहर मुस्कुरा। चलो मैं रख देता हूँ। अच्छा, तो मैं अब तक आगे बढ़ता हूँ, तुम मनोहर बाबू को लेकर आओ। मंगल के साथ हो गया मनोहर। उसने साइकिल भीतर रखी तो सामने दिख पड़ी। वह बैठी थी। उसे देखकर वह हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मनोहर ने उसका पूरा चेहरा देख लिया। बिना किसी श्रृंगार के बड़ा ही भोला चेहरा। क्षण के लिए वह साइकिल रखना भूल गया। मंगल ने आवाज दी, बिटिया झोला देना, बाजार जा रहे हैं हम लोग। मंगल की आवाज पर गणेशी अंदर चली गई तो मनोहर बाहर आ गया। उसको इस बात की बड़ी आशा थी कि गणेशी भी शायद चाँद चले, लेकिन भोला समझा गया मालूम पड़ता है। जवान हो गई बेटी को ज्यादा हाट बाजार नहीं जाने देता है। मंगल झोला लेकर बाहर निकला तो गणेशी की बारीक की आवाज सुनाई पड़ी। बापू से कह देना मेरी चीज भूलेगे नहीं। मंगल के साथ मनोहर चल पड़ा। इतना तो समझ गया कि गणेशी ने अपने पिता से कुछ लाने के लिए कहा है, लेकिन क्या, इसका कोई अनुमान न लगा पा रहा था। लेकिन पहली बार उसका स्वर सुना था। उसका मीठा बारीक स्वर है, मेडल देने वाला था, जैसे कहीं कोयल कूक गई हो। दोनों ने अपनी जाल तेज करके भोला को पकड़ लिया। फिर तीनों एक साथ हो गए। कच्ची सड़क छोड़कर खेतों की मेड़ों से चल रहे थे। प्रतिपुर बगल से निकल गया। आने जाने पर बस्ती दिखने लगी और चहल पहल नजर आने लगी। दूर दराज के गांव के लोग, किसान, मजदूर, पैदल, बैलगाड़ियों पर स्त्री पुरुषों के झुंड। कई दिनों के बाद ढेर सारे लोगों की भीड़ देखकर मनोहर को बड़ा सुख मिला कि वह किसी मशान में नहीं वरन इंसानों की दुनिया में आया है। और आगे बढ़ने पर कोलाहल सा सुनाई पड़ने लगा कि जैसे कहीं सैकड़ों लोग इकट्ठे हो। बाजार पास आ गया था। लोगों की और भीड़ नजर आने लगी। फिर सामने ही एक बड़ा सा मैदान फिर से खचाखच दिल लाई पड़ा। वह गांव का बाजार था। खूब चहल पहल थी। भीड़ में सभी तरह के लोग थे, नंगे, अधनंगे, टुडेट और लड़कियां भी थी। कुछ सिथड़ों में लिपटी और कुछ फैशन से सजी। बाजार में दुकानों की भरमार थी। खेल तमाशे भी थे। 10 पैसे में 10 मिनट का एक सिनेमा भी था जो छोटे से तंबू में लगा था। छोटा सा सर्कस था। हिंडोले पुले भी थे। इस तरह भीड़ भाड़ थी। भोला एक तरफ से मनोहर को बाजार दिखलाने लगा। बाजार में हर तरह चीजें बिक रही थी। लोग खरीद रहे थे, घूम रहे थे। खोमचे वाले, गुब्बारे वाले, कान फोड़ देने वाला शोर मचाए हुए थे। कुछ जवान लड़कियों के झुंड भी घूम रहे थे। भोला ने घर गृहस्थी का सामान भी खरीदा। फिर उसने मनोहर की राय से सब्जी भी खरीदी। आपको और कुछ तो नहीं लेना है? ना, मनोहर बोला। उसको किसी भी चीज की आवश्यकता न थी। शहर से ही वो अपना बंदोबस्त करके आया था। खाने पीने का प्रबंध हो ही गया था। यकायक लड़कियों के एक झुंड पर नजर डाली। उस झुंड में रामा भी थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मनोहर ने उसको पहचान लिया।
उसने भी मनोहर को देख लिया। उसने देखा कि मनोहर अकेला नहीं है, साथ में भोला और मंगल भी है, तो वो आगे बढ़ाई। मनोहर सक पका गया, पर वो बोली, स्टेशन बाबू को बाजार घुमा रहे हो भोला काका? भोला हंसने लगा, तुम्हारे मास्टर साहब को घुमाने लाया हूँ, गणेशी को नहीं लाए काका। वह घर पर है, मिलने तो भेज दिया करो काका, कि उसे घर में बंद रखोगे? रामा मुस्कुराई। बातें तो वो भोला से कह रही थी, पर देख रही थी मनोहर को। भेज दूंगा, भोला ने कहा। अगर 1-2 दिन में न भेजोगे तो मैं मोजिरा को भेजकर उसको बुलवा लूंगी। भेज दूंगा बेटी, भोला हंसने लगा। अभी तो तुम पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ लूंगी काका, वह बोली। मास्टर तो अच्छे मिले हैं। वह हंसती हुई सहेलियों के पास चली गई। रामा का रंग बिल्कुल कोरा था, चेहरा सुंदर था, लेकिन हंसने बात करने का ढंग बिल्कुल मुफ्फट था। स्वर में मिठास न थी और उसकी हंसी घोड़े के हिनहिनाट सी लगी। लड़की शैतान है, भोला ने कहा। बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया। मनोहर कुछ नहीं बोला। वह रामा और उसकी सहेली की ओर देख रहा था। वे सब की सब एक खोमचे वालों को घर को खड़ी हो गई थी। रामा का आंचल ढलक गया था, लेकिन इसकी उसे चिंता न थी। बाजारू साड़ी से उसने अपने युवान इस तरह से बांध रखे थे कि लोगों की निगाह बराबर उस पर उठ जाती थी, लेकिन कोई कुछ कैसा बोल सकता था। वह जमींदार की बेटी थी। नई हुकूमत ने उसको सत्ताहीन कर दिया था, लेकिन जनता पर तो उसका वही दबदबा था। मनोहर ने ये भी देखा कि वह लौट लौट कर उसकी ओर देखती भी जा रही थी और मुस्कुरा भी देती थी। जिम्मेदार की लड़की तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है, मंगल बोला। अपने को क्या करना है, भोला ने कहा। अच्छा नहीं लगता, बहू बेटी का ये कायदा नहीं है। भोला ने इस बात पर मंगल से कुछ न कहा। मनोहर को साथ लेकर वह आगे बढ़ गया। रहो शहर बाजार भी उसने मनोहर को दिखला दिया। अब सूरज ढलने पर आ गया था। लौटना चाहिए, मनोहर ने कहा। हाँ, टाइम तो हो गया है। मनोहर ने मंगल की ओर देखा। गणेशी ने उससे कुछ लाने के लिए कहा था। क्या पता वह ले लिया गया है या नहीं। उसकी इच्छा हुई कि वह मंगल को याद दिला दे, लेकिन याद दिलाने वाला वह कौन होता है। और फिर गणेशी ने तो उससे कहा था और नहीं उसके सामने कहा था। यकायक मनोहर को बात सूझ गई तो उसने कहा, घर के लिए कुछ लेना तो नहीं है? कुछ लाने को कहा हो शायद। मंगल यकायक बोल उठा। खूब याद आया, गणेशी ने मंगाया है। क्या? पूछा भोला ने। मंगल ने बताया। मुझे भी से भी कहा था। भोला को ख्याल आ गया। आओ ले ले, मनोहर बाबू को तो अच्छी परख होगी। तीनों मनिहारी की दुकान पर आ गए और वहां मनोहर के सबसे अच्छी बिंदी का पैकेट पसंद किया। पूछा, और कुछ लेना है? ना, बस, भोला ने कहा। मनोहर ने अपने को रोक लिया। वो तो बहुत सी चीजें लेना चाहता था गणेशी के लिए, पर इस तरह से यकायक कुछ करना भी ठीक न था। तीनों बाजार से वापस लौटने लगे तो लूला मिल गया। अपने ठूठे हाथ में उसने मनोहर को सलाम किया। वह बाजार से वापस जा रहा था। मंगल ने पूछा, कमाई हो गई? कहाँ कुछ मिला। लूला हंसने लगा और अपनी राह आगे बढ़ गया। भोला ने कहा, लूला के पास बड़ा पैसा है, पता नहीं कहाँ रखता है। मेरे ख्याल से कहीं गाड़ कर रखता है, मंगल बोला। कहीं सुनी जगह में उसने अपना ठिहा बना रखा होगा। हो सकता है, भोला ने मंगल की बात मान ली, लेकिन इतना पैसा करेगा क्या? मर गया तो सारा धन गड़ा का गड़ा ही रह जाएगा, किसी के काम न आएगा। लूला मर गया तो अपने धन पर सांप बनकर बैठेगा, मंगल बोला और ठका के मारकर हंसने लगा। मनोहर भी मुस्कुरा उठा। इसके बाद सारे रास्ते सांपे और गड़े हुए धन की चर्चा होती रही। बातों ही बातों में रास्ता तय हो गया और अब सूरज बिल्कुल डूब गया।
अंधेरा काटा हो गया था तो घर वापस आ गए। भोला ने खाट बिछाई और उस पर सब बैठ गए। उसके हाथ का झोला गणेशी ले गई और मनोहर ने अनुमान लगाया कि और सामानों में बिंदी पाकर वह खुश हो गई होगी। भोला ने आवाज दी, बिंदी पसंद आई बिटिया? मनोहर बाबू ने अपनी पसंद से खरीदी है। इसका उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन मनोहर का मन खुश हो गया कि गणेशी को बात मालूम हो गई कि बिंदी किसकी पसंद की ले गए है। आप तो थक गए होगे मनोहर बाबू, न इस वक्त चाय बनवाई जाए? भोला ने कहा। रहने दो, मनोहर बोला। लेकिन चाय के लिए मंगल ने भी जोर दिया। भोला ने बैठे बैठे ऑर्डर लगा दिया। गणेशी चाय बनाने लग गई। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा तो न दिख रहा था, पर मनोहर को इतना विश्वास हो गया कि इस समय उसने अपने माथे पर बिंदी भी लगा ली है। हल्के गुलाबी रंग की बिंदी उसके माथे पर खूब शोभा देगी। शायद दिन के उजाले में जब वह देख सकेगा तो इस शोभा का पता लगा सकेगा। चाय बनकर आ गई। मनोहर ने ग्लास ले लिया। गणेशी उसके करीब तक आकर फूलों की गंध छोड़ गई। चाय पीकर मनोहर उठ गया। चला जाए, वह बोला, आराम करूंगा। हाँ, थक गए होगे मनोहर बाबू। थका तो नहीं, मनोहर बोला। बाजा देख लिया तो मन हल्का हो गया। नौटंकी भी आने वाली है, बोला मंगल। किसी दिन वह भी देखने चलेंगे, मनोहर ने कहा और वह उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। चारपाई डाली, बिस्तर फैलाया, लेट गया। सचमुच वह बहुत थक गया था, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर मन हल्का हो गया था और विश्वास हो गया था कि आदमियों की दुनिया में वह अलग नहीं है। अन्यथा इस जगह का सन्नाटा तो इस तरह और ऐसा है कि रहते रहते आदमी पागल हो जाए। बिस्तर पर लेटा लेटा मनोहर रामा को याद करने लगा। बाजार में उसको देखने का, बात करने का ढंग बिल्कुल अजूबा था। रामा कितनी मुफ्फट लड़की लगती है। कहने को वो जमींदार की बेटी है, लेकिन उसे ये भी नहीं आता कि हाट बाजार में किस तरह रहना चाहिए, किस आदमी के किस ढंग की बात करनी चाहिए। भगवान ने तुमको रूप दिया, देखने में अच्छी लगती हो, लेकिन अपना चेहरा इतना रंग लेती है कि भद्दा लगने लगता है। आकृति को और अधिक कृत्रिम बनाने का प्रयास तो हमेशा ही हास्यास्पद होता है। अपने को सबसे अधिक सिद्ध करने प्रयास में आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ बनकर रह जाता है। मनोहर बहुत देर तक अपनी दुनिया में खोया रहा। आकाश तारों से भरा था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। केवल झिंगुरे की आवाज के अलावा कहीं और आवाज नहीं थी। नील गगन में तारे बड़े अच्छे लग रहे थे। आकाश गंगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही थी। आकाश गंगा को राजा इंद्र के हाथी एरावत का भी रास्ता माना जाता है। बचपन में माँ बतलाया करती थी, जब सूरज डूब जाता है तब आकाश में तारे दिखने लगते हैं। तो एक तारा चोर देखना, 2 बदमाश और 3 तारा राजा देखता था। इस तरह जब तक वह 3 तारे देखकर माँ को न बतला देता, तब तक वह बराबर आकाश देखना रहता था। 3 तारे दिखलाकर राजा बन जाता था। लेकिन अब तो असंख्य तारे देखने के बाद भी वह कुछ नहीं है। रात का सन्नाटा और खिंचता जा रहा था। मनोहर की आंखें में नींद न उतर रही थी। आकाश की ओर देखते देखते वह थक गया तो उसने करवट बदल ली। बीच में एक दीवार थी, केवल एक ईंट की दीवार, लेकिन ये दीवार ऐसी थी कि जिसे वह लांघ नहीं सकता था। जानता था दीवार के उस पार ही कहीं गणेशी सो रही होगी, लेकिन ये दीवार नहीं लांघी जा सकती। सदा से ही ऐसी दीवार हमेशा खड़ी रहनी आई है। इन दीवारों को लांघना सरल बात नहीं है। मनोहर का मन भारी हो चला और मन के साथ साथ पलकें भी भारी हो चली। कब उसको नींद आ गई, इसका खुद उसे भी पता न चला।
रात 2 बजे वाली ट्रेन के लिए अपने से उसकी नींद खुल गई। भोला के आहट मिलने से पहले ही वह उठकर बाहर आ गया। आप सोए नहीं क्या? भोला ने पूछा। सोया तो था, अपने से नींद खुल गई, मनोहर ने बतलाया। होता है, भोला ने स्वीकार किया। आदत पड़ जाती है, कुछ दिनों बाद ये आदत और मजबूत हो जाएगी। मेरा देखिए ना, ठीक टाइम से अपने आप नींद टूट जाती है। तीनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। तीनों ने मिलकर प्लेटफॉर्म पर सारी व्यवस्था की। पैसेंजर आई और चली गई। थोड़ी देर के लिए मुर्दे में जानी आई और फिर मुर्दा पूर्वत हो गया। फिर तीनों अपनी अपनी जगह आ गए। मनोहर ने सोने की बहुत कोशिश की, पर जाने क्यों फिर नींद ही नहीं आई उसको। न जाने कहां कहां की सारी ढेर बातें उसके दिमाग में घूमती रही। घर की याद आई। माँ को उसने पत्र लिख दिया, तनख्वाह मिलते ही मनी ऑर्डर भेज दूंगा और 2-4 रोज के लिए छुट्टी लेकर यहाँ से मिल भी आएगा। इसी तरह की बहुत सी बातें गुजरती रही, पर कब रात सरक गई उसको कुछ पता न लगा। सुबह की सफेदी आसमान पर देखकर चौंक गया। अब तो सवेरा होने वाला है। उठकर बैठ गया। दीवार के उस तरफ केक से काम करने की आहट आ रही थी। समझ गया, गणेशी उठ गई है और घर के काम धाम में लगी है। मनोहर बिस्तर पर लेटा न रह सका, उठकर बाहर आ गया था। सुबह का उजाला और साफ हो गया। झिंगुर का शोर खत्म हो गया था और चिड़िया चहचहा रही थी। मनोहर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो गणेशी को एकदम आगे सामने खड़ा पाया। आंचल उसने ऊपर से बांध रखा था और हाथ में भरी हुई बाल्टी लिए थी। उसे देखते ही वह ठिठक गई। क्षणिक मनोहर भी ठिठक सा खड़ा देखता रह गया। इसके बाद वह चुपचाप आगे बढ़ गया। इसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सामने पूरब से सूरज का लाल लाल गोला निकला चला आ रहा था, लेकिन मनोहर को सामने केवल गणेश का चेहरा दिख रहा था। कितने निर्दोष और मन को जकड़ लेने वाली निगाहों से वह देख रही थी। उसकी निगाहें जैसे खुद दिल की सारी बातें कह रही थी। आगे नहीं बढ़ा, कुछ देर से वापस लौट आया, लेकिन वापस आते ही वह ये देखकर दंग रह गया कि चारपाई पर पानी से भरा लोटा और एक दातन रखी थी। हैरत से वह अपने आसपास देखता रह गया। कौन रख गया? भोला और मंगल? वो दोनों तो इस समय सो रहे। एकाएक दीवार में उसको खटखटा हुई सी मालूम हुई। देखा, दीवार में एक छेद सा था और एक बड़ा सा तिनका हिल रहा था। मनोहर ने तिनका खींच लिया और छेद से देखा तो उस तरफ गणेश जी की बड़ी बड़ी लजीली सी आंखें बिल्कुल स्पष्ट दिख पड़ी। होठों पर बारीक सी मुस्कुराहट भी थी। छीना हुआ तिनका मनोहर ने वापस डाला तो उस तरफ गणेश जी ने खींच लिया और अब मनोहर ने दोबारा देखा तो वो बिल्कुल चुपके चुपके हंस रही थी। मोती जैसे उसके श्वेत दांत चमक रहे थे। मनोहर खाट पर से उछलकर खड़ा हो गया। उसको जैसे दुनिया का खजाना मिल गया। पैसेंजर जा चुकी थी। मनोहर ने अपनी चिट्ठी छोड़ दी थी। माँ का पत्र हरकारा उसको दे गया था। सब राजी खुशी था। घर पर उसके आने की बात जो ही जा रही थी। इसी ट्रेन से सिथोड़ा में लिपटी एक बुढ़िया उतरी थी। उसके पास टिकट न था। टिकट मांगने पर वह रोने लगी थी। मंगल लूला के साथ बातें कर रहा था। वह शायद कुंवर की कोई बात बतला रहा था कि किस तरह वह गांव के लोगों द्वारा पिट्टे पिट्टे बच गया। रात को वह एक लड़की के घर में जबरदस्ती घुस गया था। लड़की ने शोर मचा दिया। अंधेरे में लोगों ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसका चेहरा देखा तो छोड़ दिया। लेकिन सरकार ने इनकी शिकायत कर दी गई है। अगर 2-3 बार ये ऐसा करेगा तो फिर लोग ये नहीं देखे कि वह सरकार का लड़का है, उसको हाथ पे तोड़ देंगे। सब सुन लेने पर भी मनोहर का ध्यान उस तरफ नहीं गया।
रामा को पढ़ाने के लिए उसका मन न हो रहा था, पर लिहाजा वह मजबूरी थी। यकायक इस तरह वो पढ़ाना छोड़ देगा तो जमींदार बुरा मान जाएगा। आप तो पढ़ाने जाएंगे ना? हाँ, जाना तो है। साइकिल ले लीजिए, भोला ने कहा। मनोहर क्वार्टर की तरफ पट गया। दरवाजे पर आकर पहले वह ठिठा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर गया। साइकिल बाहर निकालने लगा। अगले पहिए पर नजर गई तो हवा बिल्कुल कोल, टायर एकदम पिचका पड़ा था। उसने हैरानी से देखा तो सामने खड़ी गणेशी मुस्कुरा रही थी। वह भी मुस्कुरा उठा। समझ गया कि सब गणेशी ने इसीलिए किया है कि वह रामा को पढ़ाने के लिए न जा सके। चुपके से हंसकर वह साइकिल लेकर बाहर आ गया। भोला ने देखा, बोला, क्या हो गया साइकिल को? हवा निकल गई, मनोहर ने बतलाया। पंचर हो गया? मंगल ने शंका स्पष्ट की। अब जाना कैसा होगा? भोला चिंतित हो गया। साइकिल रद्दी है, मंगल बोला। लूले से जमींदार को खबर करवा दो, आज नहीं पढ़ाने आएगा। लूला उछलने लगा। बोलो, क्यों? बनिए की जान आफत में डालते हो? सरकार सुनेगे तो उसको बहुत मारेगी कि साले ने रद्दी साइकिल दे दी। उसके पास साइकिल बताने का सब सामान है, मैं ले आता हूँ। पंचर बनाएगा कौन? मंगल ने गुस्से से कहा। स्टेशन बाबू बना लेते होगे, लूला बोला, फिर भागता नजर आने लगा। भोला को हंसी आ गई। साला लूला डर रहा है कि उसको मार न पड़े, क्योंकि साइकिल का सौदा उसी ने ही तो कराया है। खैर, बन तो जाएगी। हवा निकल कैसे गई क्या पता। मनोहर मुस्कुराया। वह जानता था कि बात क्या है और उसका मन गदगुदी से भरा था, लेकिन वह भला वह अपने मन की बात किसी को बतला सकता था? वह साइकिल को पोंछने में लगा था। समय तो काटना ही था, क्योंकि लूला तो 1-1.5 घंटे से कम से वापस लाने वाला न था। कुछ देर साइकिल की सफाई की, फिर प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा। भोला और मंगल तब तक सिग्नल के तारों में तेल डालते रहे और साफ करते रहे। लगभग 1.5 घंटे के बाद लूला गले में झोला लटकाए हुए आया। साइकिल सुधारने के आवश्यक औजार, पेंच वगैरह सब ले आया था। ये सब अपने पास रखिए, लूला ने कहा। साइकिल के साथ इसका भी सौदा था, लेकिन मन्या बदमाश है, ये न दिया। मेरे दिमाग में भी झोला उतर गया था। वह ले आज साइकिल बिगड़ी तो सब ख्याल आ गया। मनोहर को पता था केवल एक ही गड़बड़ी है। उसने हवा भरी, पहिया ठीक हो गया। झोला उठाकर कमरे में रख दिया और आवाज दी, मैं जा रहा हूँ। साइकिल बन गया। हाँ, साइकिल का सामान झोले में यहाँ रख भी दिया, मनोहर ने बतलाया। भोला और मंगल काम में लगे थे। मनोहर ने पेडल पर पैर रखा और तीर सा वो साइकिल पर भाग गया। लूला खड़ा खड़ा देखता रह गया। अगर इस बाबत उसने झोला लाकर न दिया होता तो आज उसकी बड़ी फजीहत होगी। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।